तो कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ मैरी और बेटे क्रेस्टन के साथ डेनमार्क से अमेरिका आया था और जॉन का भाई पीटर भी इन्हीं के साथ था। सब लोग घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी पीटर किसी काम का कहकर यहाँ से चला जाता है और जॉन अपनी छोटी सी फैमिली को लेकर बगी में बैठकर घर की तरफ जाने लगता है। इस बगी में इनके सामने एक फैमिली भी बैठी थी जो जॉन की फैमिली से बात करने लगती है, लेकिन तभी दो लड़के यहाँ आकर दूसरी फैमिली को बगी से उतारकर खुद इनकी जगह पर बैठ जाते हैं। इन दोनों के नाम थे पॉल और लेस्टर, जो हाल ही में जेल से रिहा होकर आए थे, यानी ये दोनों क्रिमिनल थे। मैरी और क्रेस्टन को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए जॉन ही पॉल और लेस्टर के सवालों का जवाब देता है। शुरू में तो दोनों बहुत मासूम बनकर बैठे रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका क्रिमिनल बिहेवियर बाहर आने लगता है। पॉल सबके सामने ड्रिंक करता है और फिर मैरी को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन मैरी ड्रिंक करने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर पॉल का बर्ताव चेंज होने लगता है। जॉन कहीं न कहीं समझ गया था कि ये दोनों सही नहीं हैं, इसलिए खतरे को देखते हुए जॉन मैरी से शराब पीने को कहता है और मैरी भी ऐसा ही करती है। जैसे जैसे पॉल को शराब का नशा चढ़ता है, ये अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। पहले तो ये मैरी को घूरता रहता है और फिर उसे अजीब तरह से टच करना शुरू कर देता है। ये देख जॉन गुस्से में पॉल को मैरी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन पॉल का साथी लेस्टर जॉन को गन पॉइंट पर ले लेता है और मौका देखकर पॉल मैरी को अपने पास खींचकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। ये सब जॉन के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था, इसलिए ये लेस्टर के हाथ से उसकी गन गिराकर उस पर ही बंदूक तान देता है और साथ ही इन्हें तुरंत बगी से उतरने का ऑर्डर भी देता है। लेकिन लेस्टर, जो बहुत चालाक था, वो क्रेस्टन को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है, जबकि पॉल अपनी पॉकेट से दो बंदूक निकालकर एक को जॉन की तरफ तान देता है और दूसरी मैरी की तरफ। इस तरह जॉन और उसकी फैमिली इन दो गुंडों के निशाने का शिकार बन जाती है। जॉन को बेबस देख पॉल उसे हुक्म देता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो बंदूक फेंककर अभी बगी से कूदकर बाहर चले जाओ। पॉल की बात मानने के अलावा जॉन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए ये जैसे ही गन नीचे गिराता है, लेस्टर उसे बाहर धक्का दे देता है। लेकिन जॉन हार नहीं मानता। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये बगी के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन बगी की तेज रफ्तार के आगे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और काफी दूर पहुंचने पर उसे अपने बेटे क्रेस्टन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख जॉन जल्दी से क्रेस्टन को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी बगी पर जाती है। मैरी को बचाने के लिए अब जॉन बंदूक हाथ में लेकर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और कुछ कदम चलते ही उसे बगी चलाने वाले ड्राइवर की डेड बॉडी नजर आती है, यानी उन जल्लादों ने ड्राइवर को भी मार दिया था। ये देख जॉन का खून खौल उठता है और जैसे ही उसे सामने लेस्टर दिखाई देता है, ये तुरंत उसके माथे पर शूट कर उसे मौत की नींद सुला देता है। एक दुश्मन को निपटाने के बाद अब जॉन जल्दी से बगी की तरफ बढ़ता है और तभी उसे पॉल भागता हुआ नजर आता है। जॉन को देख पॉल डर कर जल्दी जल्दी भागने लगता है और इसी हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर जाता है। अपनी मौत को सामने देख पॉल जॉन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे बख्श दो, तुम्हारी बीवी अभी बगी में जिंदा है। लेकिन मैरी की आबरू पर हाथ डालने वाले पॉल को जॉन जिंदा नहीं छोड़ता और उसे तब तक शूट करता रहता है जब तक कि बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद जॉन जब बगी के अंदर जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब मैरी की भी मौत हो चुकी थी। अपने परिवार को खोने के बाद जॉन दोनों की लाशों को साथ लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और कुछ दूर का सफर तय करने के बाद अपने घर पहुँचता है और दोनों को बिस्तर पर लिटा देता है। इतने में जॉन का भाई पीटर भी यहाँ आ जाता है और जब उसे क्रेस्टन और मैरी की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो भी बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ये वक्त जॉन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, इसलिए पीटर खुद को संभालकर जॉन को समझाता है, पर अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खुद से दूर जाता देख जॉन बहुत ज्यादा रोने लगता है और ये काफी इमोशनल सीन होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हेनरी नाम के एक खतरनाक माफिया पर, जो अपने भाई पॉल के मरने की खबर सुन काफी दुखी होता है और उस शख्स को ढूंढने का फैसला करता है जिसने पॉल को मौत के घाट उतारा है। हेनरी गांव में जाकर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके भाई का कातिल कौन है। गांव में कोई नहीं जानता था कि पॉल को मारने वाला कौन है, इसलिए अब हेनरी गांव के मेयर के पास जाकर उससे कातिल के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन अफसोस, मेयर भी इस सबसे अनजान था, पर हेनरी उसे कहता है कि जब मेरे भाई की लाश यहाँ है तो जरूर कातिल भी यहीं होगा। हेनरी अपने भाई की लाश को देख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गांव वालों को धमकी देता है कि तुम्हारे पास मेरे भाई के कातिल को ढूंढने के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। अगर कातिल न मिला तो फिर गांव के 2 लोगों को मेरे हाथों मरने के लिए उन्हें मेरे पास ले आना, और अगर 2 लोग नहीं आए तो फिर मैं 4 लोगों को मारूंगा। हेनरी की धमकी सुन पूरे गांव में खौफ का माहौल छा जाता है। सब लोग कातिल का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर 2 घंटे बीतने के बाद भी इन्हें कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। पूरा गांव अच्छे से जानता था कि हेनरी कितना खतरनाक है, इसलिए शर्त के मुताबिक मेयर गांव के 2 लोगों को उसके सामने ले जाता है। इन 2 लोगों में एक बूढ़ी औरत थी
जिसका मानना था कि उम्र के इस पड़ाव में उसकी जान जल्द ही जाने वाली है, इसलिए ये खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। और दूसरा शख्स था एक अपाहिज लड़का, जिसे पैरों के बिना अपनी जिंदगी बेकार लगती थी, इसलिए ये मौत को गले लगाने के लिए राजी हो जाता है। हेनरी भी बिना रहम दिखाए उस लड़के को शूट कर देता है और जब बूढ़ी औरत के पास जाता है तो बूढ़ी औरत उसे खूब गालियां सुनाती है, जिससे गुस्सा होकर हेनरी उसे भी बेरहमी से मार देता है। लेकिन ये मौत का खेल यही नहीं रुकता, बल्कि दो लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद अब हेनरी एक मासूम बेगुनाह आदमी को भी शूट कर यही मौत के हवाले कर देता है और इस मौत की वजह बताते हुए कहता है, तुम लोगों ने चालाकी दिखाते हुए एक अपाहिज और एक बूढ़ी औरत को मेरे सामने पेश किया, इसलिए मैंने उस आदमी को भी मार दिया। इसके बाद हेनरी गांव के मेयर से कहता है कि अब तुम मुझे वसूली के 80 नहीं बल्कि पूरे $160 देना। दरअसल ये रकम मेयर हर महीने इसीलिए हेनरी को देता था ताकि वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके बाद हेनरी पॉल की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है और पॉल की पत्नी मेडलिन को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि मैं पॉल का बदला लेकर रहूंगा, लेकिन मेडलिन उसे खामोश होने को कहती है। इधर हम जॉन और पीटर को मैरी और क्रेस्टन की लाश दफनाते हुए देखते हैं और फिर दोनों भाई मेयर के गांव में आ जाते हैं क्योंकि ये अपना सारा सामान बेचकर जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में पीटर एक सेल्समैन जिसका नाम वॉइचेक है उसके पास जाकर उसे कुछ सामान खरीदने के लिए मनाने लगता है और बातों ही बातों में वॉइचेक ये जान जाता है कि पीटर और उसका भाई जॉन दोनों शिकारी हैं। अब क्योंकि हेनरी इनके गांव पर कभी भी हमला कर इन्हें मार सकता था, इसलिए ये पीटर को गांव वालों का साथ देने को कहता है, पर पीटर उसे समझाता है कि तुम हेनरी से कभी नहीं जीत सकते, इसीलिए शांति से उसकी बात मानकर यहीं रहो। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो जमीन को बेचने के सिलसिले में गांव के मेयर से मिलने आया हुआ था। दरअसल आज से कुछ साल पहले जॉन ने यहाँ $140 की जमीन खरीदी थी, जिसे अब जॉन मेयर को बेचने के लिए उससे बात करता है और मेयर उसे कहता है कि मैं सिर्फ इस जमीन के बदले तुम्हें $150 ही दे सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त न तो मेरे पास पैसे हैं और न ही गांव वालों के पास। वैसे भी अब हमें हेनरी को $80 की जगह $160 देने हैं, लेकिन क्यों? जब यही सवाल जॉन मेयर से पूछता है तो मेयर उसे इत्मीनान से पूरा किस्सा समझाते हुए कहता है कि पॉल जो हेनरी का भाई है उसे किसी ने मार दिया है। पॉल के कातिल को हेनरी किसी भी कीमत पर ढूंढकर मारना चाहता है। अगर वो नहीं मिला तो हमारी मुश्किलें इसी तरह बढ़ती जाएंगी। ये सुन जॉन को भी अपनी मुसीबतें बढ़ती नजर आने लगती हैं और ये जल्द से जल्द यहाँ से जाने का फैसला करता है और साथ ही $150 में अपनी जमीन भी मेयर के नाम कर देता है और मेयर उसे पूरे पैसे देकर कहता है कि यहाँ तुम्हारे साथ लूटपाट हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि तुम इन पैसों को जूतों में छुपाकर यहाँ से चले जाओ। जॉन भी ऐसा ही करता है और जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है तो कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। खतरे को महसूस कर जॉन जल्दी से घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भागने लगता है, पर अफसोस इससे पहले कि ये भाग पाता शेरिफ यहाँ आकर उसे शूट कर देता है। इसके बाद हम हेनरी और मेडलिन को साथ देखते हैं। ये दोनों यहाँ क्रूड ऑयल वाली एक जगह को खरीदने के लिए आए थे। दरअसल हेनरी गांव में जितने भी क्रूड ऑयल रिजर्व के इलाके थे उन सबको खरीदता जा रहा था ताकि जब सरकार इस गांव में अपना कब्जा करे तो वो सरकार को भी ब्लैकमेल कर अपना दबदबा उनके सामने बनाकर रख सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जिसे शेरिफ ने जेल में बंद करके रखा हुआ था। इतने में शेरिफ के आदमी पीटर को भी यहाँ पकड़कर ले आते हैं और उसे जॉन के पास वाले सेल में कैद कर देते हैं। ये देख जॉन शेरिफ को समझाता है कि मेरे भाई का इस सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे आजाद कर दो। पर शेरिफ उसे बताता है कि मैंने हेनरी को बता दिया है कि पॉल को मारने वाले तुम ही हो, मैं ये सिर्फ गांव को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुमने पॉल को मारकर गलती नहीं गुनाह किया है। आगे शेरिफ कहता है कि जब से हेनरी ने क्रूड ऑयल वाली जगहों को अपने कब्जे में करने के लिए लोगों को मारा है तब से ही उसकी हैवानियत बढ़ गई है, वरना वो पहले इतना बुरा नहीं था। सुबह होते ही हेनरी के आदमी यहाँ आकर जॉन को अपने साथ हेनरी के पास ले जाते हैं और उसे खुले मैदान में रस्सी से बांध देते हैं और फिर एंट्री होती है हेनरी की, जो मेडलिन को यहाँ लेकर आया था। ये मेडलिन को भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारे पति पॉल का कातिल यही है, लेकिन जॉन मेडलिन और हेनरी को समझाता है कि पॉल ने न सिर्फ उसके बेटे को मारा है बल्कि उसकी बीवी के साथ गलत काम कर उसे भी मौत की नींद सुलाया है और जॉन ने उन्हीं दोनों की मौत का बदला पॉल की जान लेकर लिया है। लेकिन हेनरी उसकी एक नहीं सुनता और जॉन को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पहले एक सिपाही थे, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक सिपाही मेरे सामने कितनी देर टिक पाता है। मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पहले तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा और फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने के बाद तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा।
जॉन को तड़पता हुआ छोड़कर हेनरी यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही गांव का मेयर यहाँ आकर जॉन के जूते से जमीन के दिए हुए सारे पैसे निकाल लेता है और जॉन को समझाता है कि तुम्हारा बचना वैसे भी नामुमकिन है, इसलिए ये पैसे गांव वालों के काम आएंगे। इधर हम हेनरी को देखते हैं जो अपने भाई पॉल की बीवी मैडलिन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और उसे अपनी गंदी नीयत के बारे में बताते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ पहले से ही हसीन लम्हे गुजारने का सपना देखता था। ये सुन मैडलिन कोई जवाब नहीं देती है और एक बेजान लाश की तरह उसके सामने पड़ी रहती है। दूसरी तरफ पीटर जेल से रिहा होने के लिए जेल के गार्ड को उकसाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारी आंख फोड़कर तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है, अब कोई लड़की तुम्हारे पास आना तो दूर तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। पीटर के उकसाने पर जैसे ही गुस्से में तिलमिलाता हुआ गार्ड उसके सेल के पास आता है, पीटर उस पर हमला कर उसे मारकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। जेल से निकलने के बाद पीटर सीधा अपने भाई जॉन के पास जाता है जिसे अब तक बांध कर रखा गया था और उसकी पहरेदारी एक गार्ड कर रहा था। जैसे ही गार्ड अंदर जाता है पीटर तुरंत जॉन को आजाद कर यहीं छुप लेता है और गार्ड को मारकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन दो गार्ड्स फिर से उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीटर इन्हें भी मौत की सजा देकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हेनरी के आदमी इनका पीछा करना जारी रखते हैं। जॉन की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो घोड़े पर भी नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए पीटर उसे बीच रास्ते में ही एक जगह छुपा देता है और उसे बंदूक देकर घोड़े पर सवार होकर खुद यहाँ से भाग निकलता है। हेनरी के आदमी भी जॉन को देखे बिना पीटर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें पता चल जाता है कि जॉन उसके साथ नहीं है, इसलिए ये दो हिस्सों में बंट जाते हैं। होश में आते ही सुबह जॉन जब पानी पी रहा होता है तो यहाँ हेनरी के आदमी उसे तलाशते हुए आ जाते हैं। ये देख जॉन जल्दी से पत्थरों के पीछे खुद को छुपा लेता है और तभी उसे पीटर की लाश दिखाई देती है जिसे खींचकर हेनरी के आदमी हेनरी के पास ले जा रहे थे। ये देख जॉन बुरी तरह से टूट जाता है। इधर हेनरी जब अपने घर वापस आता है तो उसे अपना एक आदमी मरा हुआ दिखता है और जब ये अंदर जाकर देखता है तो तिजोरी के सारे पैसे गायब होते हैं। ये देख हेनरी को समझते देर नहीं लगती कि मैडलिन ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद हम मैडलिन को देखते हैं जो सारे पैसे लेकर ट्रेन में बैठकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन तभी हेनरी के आदमी उसे पकड़ने के लिए ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। मैडलिन भी इन्हें देखकर अपनी सेफ्टी के लिए गन निकाल लेती है और जैसे ही भागने की कोशिश करती है हेनरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जो जख्मी हालत में एक घर के पास आ गया था। इस घर की मालकिन जॉन को खतरे की तरह देखकर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है, लेकिन जब वो जॉन को जख्मी हालत में पानी पीते हुए देखती है तो समझ जाती है कि जॉन खतरा नहीं बल्कि खतरे से बचकर यहाँ आया है। इसलिए ये लेडी जॉन को अपने घर के अंदर छुपाकर उसे खाना खिलाती है और साथ ही बताती है कि मेरी फैमिली के कई लोग भी हेनरी के हाथों मारे गए हैं, इसलिए अब हम हेनरी के आतंक से बचने के लिए यहाँ से कहीं दूर जाने वाले हैं। ये लेडी जॉन को भी साथ चलने को कहती है, पर जॉन उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं हेनरी को मौत की नींद सुलाकर ही यहाँ से अब वापस जाऊंगा और मुझे तुम्हारे घर में सिर्फ तब तक ही पनाह चाहिए जब तक कि मैं थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। हिम्मत वापस आते ही मैं हेनरी के सामने उसकी मौत बनकर जाऊंगा। ये सब सुन लेडी यहाँ से चली जाती है। इधर हम मैडलिन को देखते हैं जिसे हेनरी के आदमी जबरदस्ती पकड़कर उसे हेनरी के सामने पेश करते हैं। मैडलिन के धोखा देने की वजह से हेनरी उससे काफी नाराज था, इसलिए ये गुस्से में मैडलिन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, पर मैडलिन के दिल में उसका जरा भी खौफ नहीं था, इसलिए वो हेनरी के सामने झुकने या उसकी बात मानने की बजाय उसके मुंह पर थूक देती है। अपनी इंसल्ट होता देख हेनरी अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जी भरकर मैडलिन की आबरू लूटो और फिर उसे मौत की नींद सुला दो। कुछ समय बाद जॉन पूरी तरह से ठीक होकर मेयर के सामने आकर उस पर गन तानते हुए कहता है कि मुझे मेरे पैसे और मेरे जूते अभी वापस करो। साथ ही जॉन उससे ये भी पूछता है कि उस दिन तुम हेनरी के पास क्यों आए थे। यहाँ खुलासा होता है कि मेयर हेनरी का आदमी है और उसे पूरा गाँव बेचकर पूरे क्रूड ऑयल का मालिक बनाना चाहता है। ये जानने के बाद जॉन मेयर को बेरहमी से मारकर उसे ताबूत के अंदर बंद कर देता है। हेनरी का सामना करने से पहले जॉन हेनरी को मारने के लिए हथियार का इंतजाम करने के लिए उसी दुकानदार के पास जाता है जहां पहले पीटर गया था। वॉइचेक जॉन को बहुत सारे हथियार देता है और जॉन उसे कहता है कि मेयर हेनरी के साथ मिला था। अब तुम ये सच्चाई जाकर जल्द से जल्द शेरिफ को बता दो। अगली सुबह हेनरी के घर के सामने एक घोड़ा आता है जिसके साथ ताबूत बंधा हुआ था। जैसे ही हेनरी और उसके साथी इस ताबूत को खोलते हैं तो अंदर मेयर की लाश देख हैरान रह जाते हैं। इतने में वॉइचेक फायरिंग कर हेनरी और उसके साथियों का ध्यान भटकाने लगता है क्योंकि ये जॉन के साथ उसके प्लान में शामिल हो गया था। मौके का फायदा उठाकर जॉन एक एक कर हेनरी के आदमियों को मारने लगता है, जिससे घर के आसपास काफी भगदड़ मच जाती है। ये देख हेनरी भी जल्दी से अपने लिए एक गन निकालने जाता है और इतने में वॉइचेक भी हेनरी के घर की छत पर आ जाता है और यहीं से हेनरी के आदमियों को मारने लगता है।
ये देख हेनरी का एक आदमी नीचे से ही छत पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिससे केरोसिन ओनियल घर के अंदर टपकना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये केरोसिन इस शख्स की सिगरेट पर गिरता है, उसकी सिगरेट तेजी से जलने लगती है और इस आदमी के साथ साथ पूरा घर आग के हवाले हो जाता है। इधर जॉन फायरिंग करते वक्त जब वोइचेक की लाश देखता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और मेडलिन के साथ मौजूद एक आदमी को शूट कर मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि ये मेडलिन को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा रहा था। लेकिन इस बीच एक आदमी जॉन को शूट कर जमीन पर गिरा देता है और हेनरी उसके पास आने लगता है। लेकिन जॉन फिर से हिम्मत कर फायरिंग करना शुरू करता है, पर हेनरी उसे शूट कर वापस जमीन पर गिरा देता है। हेनरी जॉन को शूट करने ही वाला होता है कि तभी मेडलिन यहाँ आकर हेनरी को शूट कर यहीं मार देती है और फिर जॉन भी हेनरी को शूट कर उसकी बची कुची सांसें छीन लेता है। इतने में शेरिफ गांव के लोगों को लेकर यहाँ आ जाता है और हेनरी को मारने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन जब ये मेडलिन को देखता है तो उसे मारने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि हेनरी के बाद यही अगली हेनरी बनेगी। लेकिन जॉन शेरिफ को रोककर मेडलिन को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।